हेलो बच्चों, नीट वीरम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म के ऊपर। अब किस तरीके से इसको समझेंगे एक एक करके जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सर ये बता दो कि आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो अगर हमारे सामने कभी आयनिक कंपाउंड आता है, सपोज अगर कोई कंपाउंड कैसा हो, आयनिक होने का मतलब चाहे NaCl हो, NaBr हो, ठीक है, यहाँ पे KCl हो या फिर K2SO4 हो, इस तरीके से जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे ये कभी भी आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो सर किस टाइप्स के कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो करते हैं? जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म दिखता है। तो वहां पर भी क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, साल्ट आयनिक होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग किस में बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे बेसिकली एक चीज हमें ये है कि ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें बॉन्ड कौन से पाए जाते हैं, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कौन से बनते हैं? वहां पे जो बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड ही होता है। मॉडर्न केमिस्ट्री में उसको रिप्रेजेंट करने का बस तरीका अलग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इसके लिए हम लोग बात नहीं करेंगे। तो हम लोग सर आइसोमेरिज्म किस टॉपिक में बात करेंगे? हम लोग ऑर्गेनिक में बात करेंगे, जो ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जरा समझना, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है C2H5OH, दूसरा है CH3OCH3। बात को ध्यान से सुनना और समझना। अगर हम इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये क्या होता है, गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें कि अगर हम इथेनॉल लें, इसका रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसका कोई भी रिएक्शन सोडियम के साथ में नहीं होगा। अगर इसके हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इसका 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब अगर हम बात करें इतना करने के बाद कि ये ठीक है सर, ये हो गया इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, ये हो गया। अगर हम इसका HI के साथ रिएक्शन करा दें तो ये HI के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके C2H5I बनाएगा। अगर इसका कराएंगे तो ये CH3I बनाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये आप बता करके क्या प्रूव करना चाहते हो ये तो बता दो। तो देखो ये प्रूव करना कुछ नहीं है, बस तुमको एक समझाने का छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये है तुम्हारा कंपाउंड जो है एल्कोहल है, जिसको इथेनॉल कहते हैं, इसको ईथर कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को देख करके क्या लग रहा है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ये बना रहा है, ये बना रहा है। तो दोनों को देख के क्या पता चल रहा है, तो दोनों को देख करके यही पता चल रहा है कि इनका कोई भी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करता है। लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है। कॉमन क्या है? वो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अब जरा हम लोग यहां पे चलते हैं, इनको यहां पे लिखते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो हाइड्रोजन कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। एक चीज इसमें कॉमन मिला, क्या मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आइसोमेरिज्म में आइसो का मतलब होता है सेम। क्लियर है? तो यानी इनमें कोई भी प्रॉपर्टी ना मैच करते हुए एक चीज मैच किया, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब यहां पे एक बात निकल के आया कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म की बात नहीं चलेगी। तो पहला कंडीशन ये है कि आइसोमेरिज्म शो करने में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है, देखो वैसे तो एक प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए, तभी वो आइसोमेरिज्म को शो करेगा। लेकिन यहां पर तो बहुत सारे प्रॉपर्टी डिफरेंट है, यहां पर तो बहुत सारे प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ये कंफर्म है कि आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सर डेफिनेशन बता दूं, सुनो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एटलीस्ट कम से कम एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर है?
अब वो प्रॉपर्टी फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। इसमें देखोगे तो ये रिएक्शन वाले केमिकल में चले जाएंगे और ये बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, स्टेट वगैरह फिजिकल में चले जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं। तो हमने क्या समझा, पहली बात तो कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते। सर आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तब वो क्या शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, उसे बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो उम्मीद है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इतना बात करने के बाद आगे चलेंगे इनकी क्लासिफिकेशन पर। तो अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन समझने वाले हैं, जरा बात को ध्यान से समझना। देखो क्लासिफिकेशन, इनको हम दो तरीके से क्लासिफाइड करने वाले हैं। एक हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला हो जाएगा स्ट्रक्चरल, दूसरा हो जाएगा स्टीरियो। अब सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हुए, तो वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है। यानी हम यहां पे बोलेंगे व्हेन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या बोलेंगे, जब सेंट्रल एटम की अकॉर्डिंग मतलब अराउंड ग्रुप या एटम का जो स्पेशियल अरेंजमेंट यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, जब वो डिफरेंट होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। यानी इसमें क्या होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अब यहां पे स्ट्रक्चरल में चलते हैं। तो सर स्ट्रक्चरल कौन कौन से होते हैं, तो इनको याद करने का ट्रिक बता देता हूं। सीपीएमटी में फेल, ये मैं सेंटेंस बनाने के लिए है। ठीक है, तो सी मतलब ये देखो यहां पे बता चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये मेटामेरिज्म, ये टार्टोमेरिज्म, ये सेंटेंस बनाने के लिए था, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, सीपीएमटी में फेल। क्लियर है। अभी तो नीट हो रहा है ना, पहले तो पीएमटी सीपीएमटी ऐसे होता था, अब सब मिला के नीट कर दिया है, बस ये चीज है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसके जो टाइप होते हैं याद रखना जीओसी। अब जीओसी क्या होता है सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वैसे तो आइसोमेरिज्म का बड़ा लंबा लिस्ट होता है, कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, इनमें बहुत सारे होते हैं वैरायटी, लेकिन अपने को इतना समझना है। ठीक है, इतना अपने को समझना है, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल, ये सारा चीज अपने को समझना है। तो उम्मीद है आइसोमेरिज्म का फंडा क्लियर होगा। यानी आइसोमेरिज्म में पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं जब आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान देना। आज बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। एक लेक्चर में एक ही आइसोमेरिज्म को कवर करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतने बढ़िया से हम क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। लेकिन उम्मीद है एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आना फिक्स है। क्लियर है, तो जो हम लोगों का कल डिस्कशन रहेगा वो चेन आइसोमेरिज्म के ऊपर रहेगा। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।